कहानी 1973 में अमेज़न के जंगल से शुरू होती है, जहां हम एक युवा महिला को मकड़ियों पर शोध करते हुए देखते हैं। अचानक एक आदमी छाता लेकर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे मकड़ी मिली है। वह कहती है कि उसे अभी तक मकड़ी नहीं मिली है, लेकिन उसका मानना है कि अपने शोध के आधार पर वह उन्हें ढूंढने के बहुत करीब है। वह आदमी महिला को बताता है कि मकड़ी असराना लोगों की तरह ही अलौकिक शक्ति दे सकती है। वह उससे कहती है कि ये केवल एक मिथक है, हकीकत में नहीं। अचानक उसे कुछ दर्द महसूस होता है। आदमी उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। हमें पता चला कि महिला गर्भवती है। आदमी कैंपसाइट पर वापस जाता है और उसकी पत्रिका ढूंढता है। वह जल्दी से उसकी पत्रिका से कुछ तस्वीर क्लिक करता है। अचानक महिला खुशी से चिल्लाते हुए कैंपसाइट पर आती है कि उसे मकड़ी मिल गई है। यह देखकर वह आदमी कैंपसाइट में मौजूद सभी लोगों को गोली मार देता है और महिला से मकड़ी उसे देने के लिए कहता है। वह उसकी हरकत से आश्चर्यचकित हो गई और उससे पूछा कि उसने सभी को क्यों मारा है। वह उसे बताता है कि वह वर्षों से मकड़ी की तलाश कर रहा है और यह उसके लोगों की है। वह आदमी मकड़ी को उससे छीनने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में उसे गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ लाल रंग के लोग पेड़ों के ऊपर हैं और वे नीचे आते हैं और महिला को बचाते हैं। वे उसे अपने ठिकाने पर ले जाते हैं, जहां मकड़ी से उसे ठीक करने और उसके बच्चे को जन्म देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बच्ची चुनी गई है और जब उसे उनकी मदद की जरूरत होगी तो वह उनके पास वापस आएगी। चोट लगने के कारण महिला की मौत हो गई। अगले दृश्य में हम देख सकते हैं कि वर्ष 2003 है और शहर न्यूयॉर्क है। एक महिला है जो एम्बुलेंस चला रही है। वह एक मेडिकल वर्कर की तरह लग रही है। उसका नाम कैसेंड्रा है और वह अपने साथी बेन के साथ एम्बुलेंस चला रही है। वे एक महिला को अस्पताल ले जा रहे हैं जो घायल हो गई है। अस्पताल जाते समय एक युवा स्कूली लड़की अपने स्केटबोर्ड पर सवार होकर अचानक एम्बुलेंस के सामने आ जाती है। कैसेंड्रा उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाती है। अगले दृश्य में अस्पताल में घायल महिला का परिवार कैसेंड्रा को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कार्ड देता है। कैसेंड्रा को बड़ा अजीब लगता है और वह नहीं जानती कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। खाना खाते समय बेन कैसेंड्रा को बताता है कि वह किसी नए व्यक्ति से मिल रहा है और उसे लगता है कि इस बार यह एक गंभीर रिश्ता है। हमें पता चला कि कैसेंड्रा और बेन सिर्फ दोस्त और सहकर्मी हैं। उसके बाद कैसेंड्रा अपने घर वापस जाती है और अपनी बिल्ली को खाना खिलाती है। बैग में अपना पुराना सामान देखते समय उसे अपनी माँ की तस्वीर मिलती है, जो वही महिला है जो जंगल में मकड़ी पर शोध कर रही थी। वह अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपनी माँ की पुरानी पत्रिका भी देखती है, जिसमें सभी मकड़ी संबंधी शोध शामिल हैं। वह अपनी माँ के बारे में सोचकर थोड़ा भावुक हो जाती है। फिर वह अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसका शोध इसके लायक था। अगले दृश्य में वह और बेन एक दुर्घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जहां वे उस ड्राइवर को बचाने की कोशिश करते हैं जिसकी कार पुल पर पलट गई थी। कैसेंड्रा ड्राइवर को बाहर निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन कैसेंड्रा कार सहित पुल से पानी में गिर जाती है। पानी में उसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेन ने उसे डूबने से बचाया है और वह बेन से पूछती है कि वह कितनी देर तक बेहोश थी। वह उसे बताता है कि वह 3 मिनट से अधिक समय से बेहोश है। वह उसके बीपी और ऑक्सीजन स्तर की जांच करता है और उसे अस्पताल में एक डॉक्टर को देखने की सलाह देता है। कैसेंड्रा को एक देजावु का अनुभव होता है और फिर बेन का रक्तचाप और ऑक्सीजन का स्तर फिर से मापने वाला दृश्य दोहराया जाता है। वह उससे पूछती है कि वह इस प्रक्रिया को क्यों दोहरा रहा है। कैसेंड्रा और बेन दोनों भ्रमित लगते हैं जब वह अपने ऑक्सीजन के स्तर का सही अनुमान लगाने में सक्षम होती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह कहती है कि वह ठीक है और बस घर जाना चाहती है। फिर हमने बताया कि जंगल से जिस आदमी ने मकड़ी चुराई है उसका नाम इजेकील है। वह एक ओपेरा में जाता है और एक महिला को अपने घर पर आमंत्रित करता है। हमने यह भी देखा कि उसने जंगल से जो मकड़ी चुराई थी वह भी उसके घर में है। रात में जब इजेकील सो रहा था तो उसने एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि 3 नकाबपोश महिलाएं उसकी मकड़ी चुराने की कोशिश कर रही हैं और फिर उसे मार डालती हैं। वह सपने से जाग गया और महिला ने उससे पूछा कि फिर वह डरा हुआ क्यों लग रहा है। वह उसे बताता है कि हर दिन उसे एक ही सपना आता है जहां 3 नकाबपोश लड़कियां उसे मार डालती हैं और उसकी मकड़ी ले लेती हैं। वह कहता है कि उसे इन लड़कियों को ढूंढना होगा और उन्हें मार डालना होगा, इससे पहले कि वे उसे मार डालें। उनका कहना है कि आजकल तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि वह चेहरे की पहचान के आधार पर आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये 3 लड़कियां कौन हैं। फिर वह महिला से अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए कहता है। हमें पता चला कि वह महिला सीक्रेट सर्विस एजेंट है
और उनके पास लड़कियों को ढूंढने की तकनीक है। वह उसे अपने घर ले आया ताकि वह उसकी आईडी चुरा सके और इस जानकारी तक पहुंच सके। वह महिला को बेहोश कर देता है और उसका आईडी कार्ड ले लेता है। कैसेंड्रा एक पार्टी के लिए बेन के घर जाती है। पार्टी बेन की भाभी मैरी पार्कर के लिए है, जो गर्भवती है। यह मैरी के लिए एक बेबी शॉवर पार्टी है। पार्टी में एक गेम खेलते समय बच्चे के नाम का अनुमान लगाएं। कैसेंड्रा को एक और देजा वू क्षण का अनुभव होता है। बेन अंदर आता है और कैसेंड्रा को बताता है कि उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया है क्योंकि कहीं आग लग गई है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद कैसेंड्रा लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। जब वह एक विशेष व्यक्ति की मदद कर रही होती है और उसे पुनर्जीवित कर रही होती है, तो उसे अपने एक सहकर्मी के भविष्य का आभास होता है जो इमारत में जाने वाला है। सपने में वह देखती है कि वह एक दुर्घटना के बाद उसी व्यक्ति को पुनर्जीवित कर रही है। जब दृष्टि समाप्त हो जाती है तो वह उस व्यक्ति के पास जाती है और उसे कार चलाने से रोकती है और उससे कहती है कि वह उसकी कार चलाएगी। वह व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता है और खुद ही कार चलाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम कैसेंड्रा के सपने को सच होते देख रहे हैं। वह उसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है जिसे उसने सपने में देखा था, लेकिन वह मर जाता है। इजेकिल ने अमरिया नामक एक हैकर को काम पर रखा है। वह उसे बताता है कि उसके सपनों की 3 नकाबपोश महिलाएं कैसी दिखती हैं। वह उनका स्केच तैयार करती है और कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यह डिकोड करने में सक्षम होती है कि उनके चेहरे कैसे दिखेंगे। इजेकिल ने अमरिया से कहा कि वह पूरे शहर के कैमरों को स्कैन करे और इन लड़कियों का पता लगाए, इससे पहले कि वे उसे मार डालें। कैसेंड्रा अपनी आंखों की जांच कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वह जो दृश्य देख रही है उससे डरती है। बेन कैसेंड्रा को उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए बुलाता है जो अग्निस्थल पर मर गया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। कैसेंड्रा को एक और दृष्टि तब आती है जब वह ओवन से अपना खाना गर्म कर रही होती है। वह देखती है कि एक कबूतर उसकी बंद खिड़की से टकराकर मर जाता है। वह जांचती है कि क्या वह दृष्टि बदल सकती है और खिड़की खोलती है। इस बार कबूतर खिड़की से नहीं टकराता और बच जाता है। उसे पता चलता है कि यदि वह इस पर अमल करती है तो वह अपना दृष्टिकोण बदल सकती है। वह उस आदमी के अंतिम संस्कार में जाने का फैसला करती है और स्टेशन चली जाती है। अमीरा 3 लड़कियों की पहचान का पता लगाने में सक्षम है और वह इजेकिल को बताती है कि वे तीनों एक साथ एक ही स्टेशन पर जाएंगी। इजेकिल को लगता है कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनकी नीति उन्हें एक साथ ला रही है। जब कैसेंड्रा अपनी ट्रेन में चढ़ती है तो उसे तीनों लड़कियों के दृश्य दिखाई देता है। दृश्य में वह देखती है कि इजेकिल उन्हें एक एक करके मार रहा है। जब वह वास्तव में तीनों लड़कियों को अपनी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हुए देखती है तो उसे काफी डर लगता है। वह ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है, तभी वह इजेकिल भी ट्रेन में प्रवेश कर जाता है। उसे पता चलता है कि उसका सपना सच होने वाला है। लड़कियों को बचाने के लिए वह उन्हें ट्रेन से उतरने के लिए मजबूर करती है। जब लड़कियों की ट्रेन छूट जाती है तो वे कैसेंड्रा से पूछती हैं कि उसने उन्हें ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ने दिया और पुलिस से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। कैसेंड्रा उन्हें बताती है कि कोई उन्हें मारने की फिराक में है और उन्हें मकड़ी का सूट पहने एक आदमी छत पर रेंगता हुआ दिखाता है। लड़कियां अब उस पर विश्वास करती हैं और जब पुलिस लड़कियों की मदद के लिए आती है तो स्पाइडर सूट वाला आदमी उन पर हमला कर देता है। कैसेंड्रा और लड़कियां स्टेशन से भागने और कैब चुराने में सफल हो जाती हैं। कैब में कैसेंड्रा ने लड़की से उनका नाम पूछा और उनके माता पिता कहाँ रहते हैं। तीनों लड़कियों का कहना है कि उनके माता पिता शहर में नहीं हैं। अचानक रेडियो पर कैसेंड्रा ने सुना कि पुलिस स्पाइडर सूट वाले आदमी और कैसेंड्रा को 3 लड़कियों के अपहरण के आरोप में तलाश रही है। वे सभी एक दूसरे की रक्षा करने और क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इजेकिल ने अमरिया से पूछा कि कैसेंड्रा को कैसे पता चला कि वह लड़कियों को मारने जा रहा है। कैसेंड्रा और लड़कियां पास के जंगल में जाते हैं। यहाँ लड़कियां कैसेंड्रा से पूछती हैं कि स्पाइडर सूट वाला आदमी कौन है और वह उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। साथ ही उन्होंने कैसेंड्रा से पूछा कि उसे यह सब कैसे पता चला। वह उनसे कहती है कि वह भविष्य देख सकती है और वह यह भी नहीं जानती कि यह दृष्टि कैसे काम करती है। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि तीनों लड़कियां पहले कैसेंड्रा के साथ बातचीत कर चुकी हैं। कैसेंड्रा ने अस्पताल में एक लड़की की मां की जान बचाई थी, दूसरी लड़की उसकी बिल्डिंग में रहती है और तीसरी लड़की वह है जिसकी जान उसने तब बचाई थी जब वह शुरुआत में एम्बुलेंस चला रही थी। उनकी बातों से कैसेंड्रा को अचानक कुछ याद आता है। वह लड़कियों से कहती है कि क्या उसे कुछ देखने के लिए घर जाने की जरूरत है और उनसे जंगल में उसका इंतजार करने के लिए कहती है। वह उनसे कहती है
कि वे कहीं न जाएं क्योंकि जंगल सुरक्षित है। अपने घर पहुंचने के बाद वह अपनी माँ की पुरानी पत्रिका पढ़ती है। उसे असराना लोगों के बारे में पता चलता है। उसे पता चला कि इन लोगों में मकड़ी के सूट वाले आदमी के समान ही अलौकिक शक्ति और दीवार पर रेंगने की क्षमता थी। उसे यह जानना होगा कि कुछ लोगों के पास भविष्य देखने की क्षमता है, जैसे वह देखने में सक्षम है। उसे इजेकिल और उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर भी मिली। जंगल में लड़कियों को भूख लगने लगती है और वे पास के एक होटल में जाने का फैसला करती हैं, जो उन्होंने रास्ते में देखा था। होटल में जब वे खाना खा रहे थे तो लोगों में से एक ने अखबार के गायब कॉलम से उनकी पहचान की। वह पुलिस को फोन करके लड़कियों के बारे में सूचित करता है। अमायरा कॉल हैक करती है और इजेकिल को उनके स्थान के बारे में सूचित करती है। जब कैसेंड्रा लड़कियों की तलाश में जंगल में आती है तो वह उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। वह उनकी लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर देती है और होटल में पहुंचती है। कैसेंड्रा लड़की को नाचते और मस्ती करते हुए देखती है। वह उनकी बात न मानने के लिए उन्हें डांटती है और उन्हें तुरंत अपने साथ वहां से चले जाने के लिए कहती है। जब वे जाने वाले होते हैं तो इजेकिल मकड़ी के सूट में वहां पहुंचता है और एक एक करके लड़कियों को मारता है। अब हमें पता चला कि यह सब एक सपना था और कैसेंड्रा अभी भी जंगल में है। अपना नजरिया बदलने के लिए वह पैदल चलने की बजाय कैब चलाकर होटल तक जाती है। होटल में जब इजेकिल लड़कियों को मारने वाला था तो कैसेंड्रा ने इजेकिल को कैब से मारा और उन्हें बचा लिया। वे कैब में होटल से भागने में सफल हो जाते हैं। लड़कियां कैसेंड्रा से उसके व्यवहार के लिए सॉरी कहती हैं। इजेकिल को समझ नहीं आता कि लड़कियां हर बार उससे कैसे बच पाती हैं। अमायरा उसे बताती है कि कैसेंड्रा वेब उनकी मदद कर रही है। इजेकिल को पता चला कि कैसेंड्रा उस महिला की बेटी है जिसे उसने जंगल में मार डाला था। कैसेंड्रा और लड़कियां रात बिताने के लिए होटल पहुंचते हैं। आपस में बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि सभी लड़कियां जीवन में अकेली हैं और उनके माता पिता उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। कैसेंड्रा को फिर एक सपना आता है जिसमें वह इजेकिल को देखती है। वह उससे पूछती है कि वह लड़कियों को क्यों मारना चाहता है। वह कैसेंड्रा से कहता है कि भविष्य में लड़कियों के पास शक्ति आ जाएगी और वे उसे मार डालेंगी। अपनी मृत्यु को रोकने के लिए उसे पहले उन्हें मारना होगा। वह कैसेंड्रा से यह भी कहता है कि वह हस्तक्षेप न करे और लड़कियों को उसे सौंप दे, अन्यथा वह उसे भी उसी तरह मार डालेगा जैसे उसने उसकी माँ को मारा था। सुबह वह लड़की को पुनर्जीवित करने की तकनीक सिखाती है। यदि उनमें से किसी पर इजेकिल द्वारा हमला किया जाता है तो वह उन्हें अपनी माँ और अपने शोध के बारे में भी बताती है। वह उनसे कहती है कि असराना लोगों के बारे में और अधिक समझने के लिए उसे पेरू जाने की जरूरत है। वह सुरक्षा के लिए लड़कियों को बेन के घर पर छोड़ देती है। फिर वह यात्रा करती है और उसी जंगल में जाती है जहां उसकी माँ एक बार गई थी। उसे असराना के लोगों में से एक मिलता है जिसने उसकी माँ से उसकी बेटी की मदद करने का वादा किया था। उसे असराना के लोगों से पता चला कि उसकी माँ मकड़ी में औषधीय गुण खोजने के लिए जंगल गई थी। इजेकिल अपने स्वार्थी कारणों के लिए मकड़ी का उपयोग करना चाहता था। यही कारण है कि इजेकिल अब मरने के लिए अभिशप्त है। वह कृपया यह भी देखती है कि माँ का निधन कहाँ हुआ है और उसका अपना जन्म स्थान क्या है। फिर उसे अतीत के दृश्य दिखाई देते हैं कि कैसे इजेकिल ने उसकी माँ को धोखा दिया और मकड़ी हासिल कर ली और सभी को मार डाला। उसे यह भी पता चला कि जब उसकी माँ उससे गर्भवती थी, बच्चे को कुछ जटिलताएं थीं जिसके कारण बच्चा मर जाता। इसलिए बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ मकड़ी और उसके इलाज की क्षमताओं को खोजने के लिए जंगल में गई थी। अतीत में वह अपनी माँ से मिलती है। राना के लोग उसे बताते हैं कि उसके पास बहुत ताकत है और अगर वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाती है तो वह इजेकिल को रोकने के लिए भविष्य की अपनी दृष्टि का उपयोग कर सकती है। वे उसे यह भी बताते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग करके वह एक समय में एक से अधिक स्थानों पर रह सकती है। लड़कियां बेन की भाभी मैरी पार्कर के साथ बेन के घर पर रह रही हैं। अचानक मैरी को कुछ दर्द महसूस होता है और वह सभी को बताती है कि बच्चा आने वाला है और उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया। अस्पताल जाते समय अमायरा उनमें से एक लड़की की तस्वीर कैमरे में कैद कर लेती है और इजेकिल को इसकी जानकारी देती है। कैसेंड्रा बेन के घर पहुंचती है जहां उसे लड़कियां नहीं मिलतीं। उसे एक दृश्य दिखाई देता है जहां वह देखती है कि इजेकिल ने बेन की कार पर हमला किया है। उन्हें बचाने के लिए उसने एक एम्बुलेंस चुरा ली। वह उनके स्थान पर जाती है और जब इजेकिल लड़कियों पर हमला करने वाला होता है, कैसेंड्रा उसे अपनी कार से नीचे गिरा देती है। वह बेन से मैरी को अस्पताल ले जाने और उनकी चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि इजेकिल ही उनके पीछे है। इजेकिल ने एम्बुलेंस में लड़कियों और कैसेंड्रा का पीछा करना शुरू कर दिया लेकिन वे उससे बचने में सफल रहे। अचानक कैसेंड्रा को एक और दृश्य दिखाई देता है जहां उसे पता चलता है
कि वह लड़कियों को कैसे बचा सकती है और हेलीकॉप्टर को बुलाती है। वह और लड़कियां एक परित्यक्त आतिशबाजी कारखाने में जाती हैं और कारखाने के चारों ओर विस्फोटक लगाती हैं। जब इजेकिल उन्हें मारने आता है तो वे उससे लड़ते हैं और कारखाने से छत पर भागने में सफल हो जाते हैं। फैक्ट्री के शीर्ष पर कैसेंड्रा और लड़कियां एक साथ काम करती हैं और इजेकिल से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। इमारत के शीर्ष पर कैसेंड्रा को एक और दृष्टि दिखाई देती है कि वह इजेकिल को कैसे मार सकती है। वह अपनी दृष्टि की स्मृतियों का उपयोग करती है और जब इजेकिल लड़कियों को मारने वाला होता है तो वह एक समय में एक से अधिक स्थानों पर रहने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। वह सभी लड़कियों को बचाती है। वह इजेकिल से लड़ने और उसे मारने में भी सक्षम है, जो इमारत से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। कैसेंड्रा भी इमारत के ऊपर से पानी में गिर जाती है और एक आतिशबाजी से उसकी आंखों में चोट लग जाती है। लड़कियों में से एक पानी में गोता लगाती है और कैसेंड्रा को उसके द्वारा सिखाई गई पुनर्जीवित तकनीक का उपयोग करके बचा लेती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कैसेंड्रा अस्पताल में है। उसने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं, लेकिन वह खुश है कि वह लड़कियों को बचाने में सक्षम है। आगे हम देखते हैं कि लड़कियां और कैसेंड्रा एक साथ काम कर रहे हैं। कैसेंड्रा भविष्य का एक और दृश्य देखती है जहां उसने और लड़कियों ने शक्तियां हासिल कर ली हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। वह इस भविष्य को देखकर खुश होती है। फिल्म वहां से शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड लड़ाई हो रही है। फ्रेंकी नाम की एक महिला वहां कार्टर नाम के फाइटर को ढूंढ रही है। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि टैटू वाला लड़का कार्टर है और वह वही है जो लड़ रहा है। कार्टर लड़ाई जीत जाता है और उद्घोषक किसी को भी उसका सामना करने के लिए चुनौती देता है। हम देखते हैं कि किसी ने रिंग में प्रवेश किया है और चुनौती स्वीकार कर ली है। वह अपने कपड़े उतारता है और कार्टर उसे और उसके शक्तिपूर्ण शरीर को देखकर डर जाता है। कार्टर इस व्यक्ति को पहचान लेता है और लड़ाई से हटने का फैसला करता है और वहां से भाग जाता है। यह व्यक्ति बिना कुछ किए ही लड़ाई और पैसा जीत लेता है। बाद में वह अपनी कार की ओर जा रहा था। उस पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया, जो कहता है कि लड़ाई नहीं होने के कारण उसने अपने पैसे खो दिए। फ्रेंकी इस व्यक्ति से मिलने आती है और उसके घाव में मदद करती है। फ्रेंकी बताती है कि वह जानती है कि वह डाल्टन है, जो पहले यूएफसी फाइटर था और इसमें बहुत अच्छा था। वह एक आक्रामक योद्धा था और उसकी रेप्यूटेशन के कारण कार्टर ने उससे लड़ाई नहीं की और भाग गया। फ्रेंकी ने डाल्टन को उसके रोडहाउस बार में बाउंसर के रूप में आकर काम करने के लिए कहा। हाल ही में वह कुछ लोगों के समूह से परेशान हो रही है जो उसे धमकी दे रहे हैं। वह अपना व्यवसाय शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रही है और उसका कहना है कि वह उसे इस काम के लिए प्रति सप्ताह $5000 देगी। डाल्टन का कहना है कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फ्रेंकी फिर भी उन्हें अपना नंबर देती है अगर उनका मन बदल जाए तो। बाद में डाल्टन ट्रेन से बाल बाल बचने में सफल हो जाता है और फ्रेंकी के लिए काम करने का फैसला करता है। वह बस से फ्लोरिडा जाता है और एक स्थान पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो एक किताबों की दुकान की मालिक है। वह डाल्टन को एक किताब देती है ताकि वह उस जगह के बारे में और अधिक जान सके और उसे बेहतर तरीके से देख सके। डाल्टन बताता है कि वह रोडहाउस बार में काम करने आया है और उसका स्थान पूछता है। चार्ली के पिता स्टीफन आते हैं और अपना परिचय देते हैं और उन्हें बार का स्थान बताते हैं, जो हाईवे के पास है। डाल्टन बार तक जाता है और देखता है कि यह एक सुंदर और समुद्र तट के पास स्थित है। डाल्टन बार में पहुंचता है और कॉफी का ऑर्डर देता है। कर्मचारियों में से एक बिली उसे यूएफसी फाइटर के रूप में पहचानता है और उसे बताता है कि वह उसका प्रशंसक है। डाल्टन का कहना है कि वह यहाँ आकर खुश हैं और उन्हें शांतिपूर्ण माहौल पसंद है। देर रात एक बाइक गिरोह बार में आता है और सभी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। वे जगह को नष्ट करना शुरू कर देते हैं और ग्राहकों को परेशान करते हैं। जब बिली, जो बाउंसर के रूप में भी काम करता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वे उसकी बात नहीं सुनते और उसका मजाक उड़ाते हैं। डाल्टन यह सब देखकर इन लोगों के पास जाता है और उन्हें इसे निपटाने के लिए बाहर आने के लिए कहता है। वे बाहर जाने से इनकार करते हैं और डाल्टन का मजाक उड़ाते हैं, जो कहता है कि वह उनकी बाइक की जांच करने के लिए बाहर जा रहा है। बाइक चालकों को लगता है कि डाल्टन उनकी बाइक को नष्ट कर देगा, इसलिए वे उससे मिलने के लिए बाहर जाते हैं। डाल्टन का कहना है कि वह उन्हें चोट लगने से पहले इस जगह को छोड़ने का एक मौका दे रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि क्या उनके पास बीमा है और उनमें से एक ने कहा कि पास में एक अस्पताल है
जो 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। डाल्टन उन्हें सबक सिखाने के लिए थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वह उनके लिए बहुत तेज है और आसानी से उन्हें हरा देता है। उसे एहसास हुआ कि वे सभी बहुत बुरी तरह घायल हैं, इसलिए उसने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उन्हें भर्ती कराने के बाद एली नाम के एक डॉक्टर ने उन्हें धन्यवाद दिया कि पहले इन लोगों को चोट पहुंचाई और फिर उन्हें यहाँ लाकर उनका काम बढ़ाया। डाल्टन का कहना है कि ये लोग दूसरों को परेशान कर रहे थे और उन्होंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया। यह सुनकर एली खुश नहीं होती है, लेकिन देखती है कि डाल्टन को भी खून बह रहा है। वह उसे इसका इलाज कराने के लिए अंदर आने को कहती है और डाल्टन सहमत हो जाता है। बाद में फ्रेंकी डाल्टन को अपना वेतन देती है और बाइकर्स की देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। डाल्टन का कहना है कि उन्हें ये जगह बेहद पसंद है और ये एक खूबसूरत जगह पर है। फ्रेंकी का मानना है कि वह बिजनेस में इस जगह को काफी आगे तक बढ़ा सकती है। वह डाल्टन को ठहरने के उद्देश्य से स्थानीय होटल में चेक इन करने के लिए कहती है। डाल्टन कहता है कि उसे बिक्री के लिए एक नाव मिली है और वह उसे खरीदेगा और उसी पर रुकेगा। फ्रेंकी का कहना है कि वह नाव की मालिक है और उससे कहती है कि उस पर आराम से रहे। वह उसे पास में रहने वाले मगरमच्छ से सावधान रहने के लिए कहती है। डाल्टन नाव पर शिफ्ट हो गया है और उसे वहां का माहौल पसंद है। बाद में उसे सपना आता है कि वह यूएफसी में चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा है, लेकिन अचानक जाग जाता है। लॉरा जो रोडहाउस में भी काम करती है, उसने उसके लिए कुछ नाश्ता लाई है और उसे जगाया। उन्हें उम्मीद है कि डाल्टन लंबे समय तक रुकेंगे और यहाँ काम करेंगे और अपने पहले के बाउंसरों की तरह नौकरी नहीं छोड़ेंगे। डाल्टन चार्ली की किताबों की दुकान पर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह किसी काम के लिए उसके कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। अचानक चार्ली देखती है कि कुछ लोग उसकी दुकान के बाहर परेशानी पैदा कर रहे हैं और वह उन्हें दुकान छोड़ने की धमकी देती है। क्या हो रहा है यह देखने के लिए डाल्टन भी बाहर चला जाता है और जब ये लोग डाल्टन को देखते हैं तो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। चार्ली ने उसे धन्यवाद दिया और बताया कि उसकी मां के निधन के बाद वह सुबह किताबों की दुकान संभालती है, जबकि उसके पिता पैसे कमाने के लिए दूसरी नौकरी करते हैं। आगे हम बेन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक क्रूज पर है और बाइक गिरोह से मिल रहा है। वे बेन को डाल्टन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा था। इस छोटे से काम को पूरा न करने के लिए बेन उन पर गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि इस तरह उसका व्यवसाय कैसे चलेगा। बेन का एक आदमी उससे पूछता है कि क्या उन्हें सलाह के लिए बेन के पिता को फोन करना चाहिए, लेकिन बेन को यह पसंद नहीं है। बाद में बार में जब कुछ लोग गायकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो डाल्टन बिली की मदद करते हैं और उसे कुछ लड़ाई शैली भी सिखाते हैं। वह कुछ अन्य लोगों को भी बाउंसर के रूप में नियुक्त करता है और उन्हें तेजी से सीखते हुए देखकर खुश होता है। बाद में डाल्टन एक रेस्तरां में एली से मिलता है जो उसे बताती है कि यह स्थान कुछ परिवारों द्वारा चलाया जाता है और उसे कोई परेशानी पैदा करनी चाहिए। डाल्टन का कहना है कि उन्हें यहाँ काम करना बहुत पसंद है और वह केवल अपना काम कर रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। रात में जब डाल्टन घर वापस जा रहा था तो उस पर एक कार ने हमला कर दिया जिसने उसे कुचलने की कोशिश की। वह समय रहते भागने में सफल हो जाता है और हम देखते हैं कि बाइक का एक सदस्य कार चला रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ड्राइव्स डाल्टन को पुल से नीचे नदी में धकेलने की कोशिश करता है और इस कार को भी फेंक देता है ताकि वह डाल्टन को मार सके। डाल्टन किसी तरह बच जाता है और अपनी नाव पर वापस जाता है और वहां उस व्यक्ति को बंदूक के साथ इंतजार करता हुआ पाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति जवाब दे पाता, डाल्टन उस पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक ले लेता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं और डाल्टन उसे पानी में फेंक देता है। जब वह व्यक्ति नाव पर वापस आने की कोशिश करता है तो डाल्टन मगरमच्छ को आकर्षित करने के लिए अपनी बंदूक पानी में फेंक देता है। मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। बाद में चार्ली के स्थान पर रोडहाउस के पास के क्षेत्र के मैप को देखते हुए डाल्टन को पता चला कि यह सड़क और पानी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब वह बाहर जाता है तो बेन का एक आदमी डाल्टन से कहता है कि वह आकर बेन से मिले और इस मुद्दे को सुलझाए। डाल्टन ने उसे मना कर दिया और उसकी उंगली तोड़ दी और उससे कहा कि वह बेन को रात में बार में आकर मिलने के लिए सूचित करे। डाल्टन फ्रेंकी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि ये लोग उसकी जगह के पीछे क्यों पड़े हैं और उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। वह कहती है कि वह उनकी मंशा नहीं जानती है और वह सिर्फ अपना व्यवसाय चलाने की कोशिश कर रही है जो उसके चाचा ने बनाया है। हम देखते हैं
कि फ्रेंकी अपनी शारीरिक भाषा के आधार पर किसी बात पर झूठ बोल रही है। बेन को पता चला कि डाल्टन ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है और वह अपने आदमियों पर क्रोधित है। वह उनसे कहता है कि वे बेकार हैं क्योंकि वे रोडहाउस खाली करने में असमर्थ हैं, जिससे उसे अपने सपनों का होटल बनाने में मदद मिलेगी। उसे जेल से उसके पिता का फोन आता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता और फोन पानी में फेंक देता है। आगे हमारा परिचय नॉक्स नाम के एक आदमी से होता है जो कपड़ों की तलाश में नग्न घूम रहा है। हम देखते हैं कि नॉक्स थोड़ा पागल है क्योंकि वह पास खड़े एक व्यक्ति के कपड़े ले लेता है और पूरे बाजार को भी जला देता है। उसे रोडहाउस के काम के बारे में बेन के पिता का फोन आता है और वह उनसे मदद मांगता है, जिससे नॉक्स सहमत हो जाता है। एली एक स्पीड बोट में डाल्टन से मिलने आती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। बाद में जब वे बैठे और बात कर रहे थे, डाल्टन ने एली से पूछा कि बेन कौन है। वह डाल्टन को बताती है कि बेन का परिवार वह है जिसने इस क्षेत्र का निर्माण और विकास किया है और वह यहाँ रहने वाले शक्तिशाली परिवारों में से एक है। वह डाल्टन से उसके अतीत के बारे में पूछती है, लेकिन वह असहज हो जाता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एली का कहना है कि वह इंटरनेट से डाल्टन के अतीत के बारे में जानती है और उससे सुनना चाहती है। वह कहती है कि वह उसे पसंद करती है और वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। जब बेन अपने घर आता है और देखता है कि कुंग्स पहले से ही वहां मौजूद है, नॉक्स उसे मारता है और बेन से कहता है कि उसके पिता ने जो काम वह पूरा नहीं कर सका उसे पूरा करने के लिए यहाँ भेजा है। नॉक्स बेन से यह बताने के लिए कहता है कि डाल्टन कहाँ है ताकि वह उसे खत्म कर सके। बेन उससे कहता है कि वह इंतजार करे और उसे अपने तरीके से काम करने दे। यदि वह इस बार काम पूरा करने में असमर्थ है तो नॉक्स अपनी तारा से काम कर सकता है और नॉक्स इसके लिए सहमत है। बाद में जब एली डाल्टन को घर छोड़ती है तो वह देखती है कि कुछ पुलिस वालों ने उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वाले डाल्टन को अपने शेरिफ से मिलने ले जाते हैं। शेरिफ ने डाल्टन को यह शहर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वह यहाँ बहुत अधिक परेशानी पैदा कर रहा है। डाल्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उसे कार से बाहर खींच लिया और मारा। जब शेरिफ डाल्टन को गोली मारने वाला होता है, एली वहां आती है और उसे थप्पड़ मारती है और उसे दूर ले जाती है। वह डाल्टन को बताती है कि शेरिफ उसके पिता हैं, जो शहर में सभी अवैध गतिविधियों को चलाने के लिए बेन के पिता के लिए काम करते थे। वह कहती है कि बेन के पिता के जेल जाने के बाद उसके पिता अब बेन के लिए काम कर रहे हैं। वह कहती है कि डाल्टन को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं कि बेन के आदमी चार्ली और उसके पिता को धमकाने के लिए किताबों की दुकान पर आए हैं। रात में बेन डाल्टन से मिलने बार में आता है और उससे पूछता है कि वह उसके काम में इंटरफियर क्यों कर रहा है। वह डाल्टन से कहता है कि वह जानता है कि उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और उसे डराया भी नहीं जा सकता। वह डाल्टन को एक वीडियो दिखाता है जो उसे ऑनलाइन मिला था और उससे उसके अतीत के बारे में पूछता है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि यूएफसी चैंपियनशिप के लिए फाइट हो रही है, जिसमें डाल्टन अपने दोस्त के खिलाफ हिस्सा ले रहे हैं। लड़ाई में डाल्टन को इतना गुस्सा आ गया कि वह अपने दोस्त को चोट पहुंचाने के लिए मुक्के मारता रहा, जबकि डाल्टन जीत गया। अंत में उसका दोस्त मर गया क्योंकि डाल्टन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। बेन को पता चलता है कि डाल्टन को बातचीत से राजी नहीं किया जा सकता है और वह नॉक्स से उससे निपटने के लिए कहता है। नॉक्स अपने आदमियों के साथ बार में आता है और उस जगह को नष्ट करना और लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। बिली और अन्य बाउंसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉक्स आसानी से उनसे लड़ता है और डाल्टन को खोजना शुरू कर देता है। डाल्टन नॉक्स के पास आते हैं और वे दोनों आक्रामक और उग्र रूप से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई के कारण बार में सब कुछ नष्ट होने लगता है। नॉक्स का एक आदमी डाल्टन को पकड़ता है और फिर नॉक्स उसे बार बार घूंसा मारता है। वह डाल्टन को उठाता है और बार से बाहर फेंक देता है। बार के बाहर एली ने पुलिस बुला ली है, इसलिए डाल्टन ने वहां से जाने का फैसला किया। फ्रेंकी बार में आती है और देखती है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। नाव पर डाल्टन अपना सामान पैक करता है और वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रेंकी उसका इंतजार करती हुआ मिलती है। फ्रेंकी डाल्टन से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता क्योंकि बेन उसका रोडहाउस ले लेगा और एक आलीशान होटल बनाने के लिए उसे नष्ट कर देगा। डाल्टन का कहना है कि वह इस मामले में उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, बस वहां से निकल जाना चाहता है। वह डाल्टन से पूछती है कि क्या वह इस स्थिति से डरता है। वह हाँ कहता है और वहां से चला जाता है। जब डाल्टन बस स्टॉप पर आता है तो वह देखता है कि चार्ली की किताबों की दुकान जल गई है और वे अस्पताल में हैं। इस पर वह क्रोधित हो जाता है
और शहर नहीं छोड़ने का फैसला करता है। वह उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने किताबों की दुकान को जला दिया था और उसे जोर से मुक्का मारकर उसकी श्वास नली को तोड़ दिया और उसे पानी में फेंक दिया। उनका कहना है कि उन्हें डर था कि यह स्थिति उन्हें इतना आगे तक धकेल देगी और अब वह नहीं रुकेंगे। वह बेन के एक आदमी से पूछता है कि वह बेन को कहाँ ढूंढ सकता है। उसे अगले दिन होने वाले एक सौदे के बारे में पता चलता है जहां बेन होटल बनाने के लिए पैसे का लोन ले रहा है। डाल्टन सौदा स्थल पर जाता है और पुलिस से पैसे चुराता है। वह पुलिस की बंदूक से शव को गोली मारता है और पुलिसकर्मी को मारकर उसे बेहोश कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि डाल्टन अपनी नाव पर कुछ डायनामाइट तैयार कर रहा है जब एली के पिता उससे मिलने आते हैं। वह डाल्टन को बताता है कि बेन ने एली का अपहरण कर लिया है और बदले में उसके पैसे चाहता है। उनका कहना है कि समुद्र तट पर अधिकारी ने उन्हें डाल्टन के पैसे चुराने के बारे में बताया, इसलिए बेन ने एली का अपहरण कर लिया है। डाल्टन एली को मुक्त करने के लिए बेन के पास पैसे लाने के लिए सहमत हो जाता है। डाल्टन एक नाव पर बेन की क्रूज पर आता है और देखता है कि एली के पिता और बेन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। बेन ने डाल्टन को अपने पैसे सौंपने और रोडहाउस को अकेला छोड़ने के लिए कहा। डाल्टन का कहना है कि वह एली को कहीं भी नहीं देख सकते हैं। डाल्टन कहते हैं कि एली के पिता उस व्यक्ति के लिए बहुत सहेज दिखते हैं जिसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। एली के पिता ने डाल्टन को बताया कि कोई अपहरण नहीं हुआ था और उन्होंने पैसे लाने के लिए उससे झूठ बोला था। बेन उसे बताता है कि उसने वास्तव में एली का अपहरण कर लिया था क्योंकि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस वजह से एली के पिता क्रोधित हो जाते हैं। बेन देखता है कि नॉक्स भी स्पीडबोट में उनकी ओर आ रहा है और उसे यह पसंद नहीं है, इसलिए डाल्टन को पैसे देने के लिए कहता है। डाल्टन एक बटन दबाता है और सभी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी स्पीडबोट में विस्फोट कर देता है। जहाज डूबने लगता है और डाल्टन एली की तलाश में निकल पड़ता है। वह एली को एक कमरे में पाता है और उसे जहाज से बाहर निकलने में मदद करता है। बेन यह स्पीड बोट लाता है और एली को पकड़ लेता है। डाल्टन नॉक्स की नाव पर चढ़ने में सफल हो जाता है और उसे नाव से नीचे फेंक देता है। वह बेन की नाव का पीछा करना शुरू कर देता है और बेन उसे नोटिस करता है और उससे टकराने के लिए अपनी नाव को उलट देता है। डाल्टन समय पर छलांग लगाने और बेन की नाव पर उतरने में सफल हो जाता है। एली ने देखा कि उनकी नाव समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है, इसलिए एली और डाल्टन पानी में कूद पड़े। नाव समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और बेन दूर गिर जाता है। नॉक्स तैरकर किनारे तक पहुंचने में सक्षम है और एक कार चुराता है। डाल्टन और एली नाव दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि नाव नष्ट हो गई है। डाल्टन बेन की तलाश कर रहा है जो अचानक उस पर मछली पकड़ने वाला भाला चला देता है। डाल्टन को उस पर गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे मारता है और उसकी नाक तोड़ देता है। अचानक एक कार तेजी से आती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और डाल्टन को चोट लग जाती है। नॉक्स कार चला रहा है और वे दोनों एक दूसरे से आक्रामक तरीके से लड़ने लगते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और कोई भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि दूसरे को मार न दिया जाए। डाल्टन पीछे से नॉक्स को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है और डाल्टन पर लकड़ी से वार करता है। बेन आता है और नॉक्स को डाल्टन को मारने के लिए कहता है, जो उस पर क्रोधित हो जाता है और इसके बजाय बेन को मार देता है। नॉक्स एक अन्य लकड़ी के टुकड़े से डाल्टन को मारने जाता है, लेकिन डाल्टन दोनों लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करता है और नॉक्स पर कई बार वार करता है और उसे मार देता है। डाल्टन को इस तरह देखकर एली दुखी होती है और डाल्टन को उसके लिए खेद होता है। एली के पिता वहां आते हैं और डाल्टन को यह जगह छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह यहाँ की हर चीज का ख्याल रखेंगे, इसलिए डाल्टन वहां से चला जाता है। फ्रेंकी खुश है कि उसका रोडहाउस मुफ्त है और वह अपनी टीम को उस जगह को साफ करने और इसे फिर से शुरू करने में मदद करती है। बाद में हमने देखा कि डाल्टन बस स्टॉप पर शहर छोड़ने के लिए अपनी बस का इंतजार कर रहा है। चार्लीज उसके पास आती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। चार्ली के पिता को पता चला कि डाल्टन ने उनकी दुकान की मरम्मत के लिए चुराए गए सारे पैसे छोड़ दिए हैं। डाल्टन बस में शांतिपूर्ण दिख रहा है और हम देखते हैं कि नॉक्स अभी भी जीवित है और डाल्टन को खोज रहा है।
फिल्म 1940 से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक पुलिस अधिकारी की पिटाई कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई भी मगरमच्छ गिरोह का अनादर नहीं कर सकता और पुलिस को भविष्य में इसे याद रखने के लिए कहता है। स्टेशन के बाहर उन्हें अपनी कार नहीं मिली और उन्हें एहसास हुआ कि यह पुलिस अधिकारियों द्वारा बिछाया गया जाल है। वे अपने प्रतिद्वंद्वी एक्स गिरोह से मिलते हैं, जिन्होंने अपने स्थान के लिए पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी है। एक्स गिरोह का नेता सुम मगरमच्छ गिरोह के सभी सदस्यों को मार डालता है। हमें पता चला है कि विभिन्न गिरोह सत्ता चाहते हैं और उनमें से सबसे खतरनाक है द एक्स गैंग। कानून प्रवर्तन के अभाव में लोग केवल गरीब इलाकों में ही शांति से रह सकते हैं, जो गिरोहों को पसंद नहीं आते। हम पिग्स्टाई एली नामक एक गरीब जगह देखते हैं, जो विभिन्न व्यवसायों के लोगों के लिए एक किराए का घर है। वे यहाँ शांति से रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हम एक लंपट मकान मालिक को देखते हैं, जो मुफ्त में खाता है और निवासियों से सेवाएं लेता है। हमें मकान मालकिन से भी मिलवाया जाता है, जो एक दबंग महिला है। वह समय पर किराया न चुकाने के लिए सभी निवासियों पर चिल्लाती है और अपने पति को उसकी हरकतों के लिए पीटती है। एक दिन दो आवारा सिंह और बोन सम्मान पाने के लिए एक्स गैंग के सदस्यों का रूप धारण करके एली में आते हैं। वे नाई की दुकान को डराने और लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाई नहीं डरता और सभी निवासियों को बुला लेता है। मकान मालकिन आती है और सिंह को मारती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। सिंह क्रोधित हो जाता है और अपने बैकअप को बुलाने और लोगों को डराने के लिए पटाखा फेंकता है। पटाखा गिरोह के असली सदस्य के सिर पर गिरता है और उसे घायल कर देता है। गिरोह के सदस्य आते हैं और सिंह उनसे झूठ बोलते हैं कि निवासी ने पटाखा फेंका है। जब गिरोह का नेता किसी निवासी को सजा देने वाला होता है, तो कोई उस पर जोरदार प्रहार करता है और उसकी पीठ तोड़ देता है। गिरोह के सदस्य बैकअप के लिए कॉल करते हैं और सम अपने पूरे गिरोह के साथ आता है। वे सभी को पीटना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि उनके गिरोह के सदस्य को किसने चोट पहुंचाई। उन्होंने एक निवासी पर तेल डाला और आग लगाने के लिए उस पर लाइटर फेंका। कुली नाम का एक निवासी, जो एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर है, उसे बचाता है। उसे 12 किक्स के मास्टर के रूप में जाना जाता है और वह गिरोह के सदस्यों से लड़ना शुरू कर देता है। वह अपनी शक्तिशाली किक का उपयोग करता है और गिरोह के सदस्यों को मारना शुरू कर देता है। जब गिरोह के सदस्य कुली पर हमला करते हैं, तो एक अन्य मार्शल आर्ट मास्टर टेलर, आयरन फिस्ट का मास्टर लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह प्रहार करने और उनसे लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करता है। जब गिरोह का एक सदस्य देखता है कि वे हार रहे हैं, तो वह उन पर गोली चलाने के लिए बंदूक लाता है। अचानक हम एक तीसरे मार्शल आर्ट मास्टर डोनट को देखते हैं, जो हेक्सागन स्टाफ का मास्टर है। वह सभी बंदूकों को नष्ट करने के लिए अपने लंबे डंडे का उपयोग करता है और उससे गिरोह के सदस्यों को पीटता है। वे मिलकर गिरोह के सभी सदस्यों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। लड़ाई के बाद सुम ने सिंह और बोन को एक्स गैंग को परेशान करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के आरोप में पकड़ लिया। सम अपने आदमियों को उन दोनों को मारने का आदेश देता है, लेकिन सिंह जल्दी से उन जंजीरों पर लगे ताले को तोड़ देता है और भाग जाता है। वह बोन को भी मुक्त कर देता है और सुम से खुद को और बोन को एक्स गैंग का सदस्य बनाने के लिए कहता है। ताला खोलने में सिंह के कौशल से प्रभावित होकर सुम ने उन्हें बताया कि यदि वे सिर्फ एक व्यक्ति को मारते हैं, तो वह उन्हें गिरोह में शामिल होने की अनुमति देगा। सिंह बोन से कहता है कि उन्हें कड़ी कार्रवाई करने और मारने के लिए एक लक्ष्य खोजने की जरूरत है। वह उसे बताता है कि बचपन में उसने विश्व शांति की रक्षा के इरादे से एक भिखारी से बौद्ध पाम मैनुअल खरीदने के लिए अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर दी थी। उन्होंने किताब से कुंग फू सीखा और रोजाना इसकी तकनीकों का अभ्यास करते थे। एक दिन उसने देखा कि उसने एक म्यूट लड़की का लॉलीपॉप चुराने की कोशिश कर रहे बदमाशों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि अच्छे लोग कभी नहीं जीतते और इसलिए उन्होंने अपराधी बनने का फैसला किया। अपनी कहानी बताने के बाद दोनों ने एक सड़क विक्रेता से आइसक्रीम चुरा ली। वे पागलों की तरह हंसते हैं और उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि वे ट्राम में उससे बचकर निकलते हैं। मकान मालकिन अपनी शक्तियों का उपयोग करने और एक्स गैंग के साथ दुश्मन बनाने के लिए 3 मास्टर्स पर क्रोधित है। वह उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि एक्स गैंग बदला लेने के लिए वापस आएगा। उसके व्यवहार से सभी निवासी उससे परेशान हो जाते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। मकान मालकिन उन सभी पर अपनी तेज आवाज से चिल्लाती है और उन्हें चुप करा देती है। सिंह यह देखता है और उसे मारने का फैसला करता है और उस पर चाकू फेंकने का इस्तेमाल करता है। सिंह केवल खुद को चोट पहुंचाने में सफल होता है और जब बोन उसे मारने की कोशिश करता है,
तो वह सिंह पर कुछ सांप फेंक देता है। सांपों ने सिंह के होठों पर काट लिया और मकान मालकिन ने उन्हें देखा और पहचान लिया। मकान मालकिन सिंह को पकड़ने और उसे दंडित करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन सिंह उससे आगे निकलने में सफल हो जाती है। बाद में भी सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और ट्रैफिक कंट्रोल में छिप जाता है, जहां उसकी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इस उपचार के दौरान वह अनजाने में ट्रैफिक नियंत्रण के स्टील के किनारों पर अपने हाथों के गहरे निशान छोड़ देता है। बाद में बोन सिंह से मिलता है और उससे पूछता है कि वह पूरी तरह से और इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। सिंह का कहना है कि उन्हें ठीक होने की याद नहीं है और वह इसे समझाने में असमर्थ है। सम ने 2 हत्यारों को काम पर रखा है जो अंधे हैं लेकिन बहुत कुशल हत्यारे हैं। उनका कहना है कि वे पिग स्टाइल गली में रहने वाले मालिकों के बारे में जानते हैं और उन्हें मारना एक चुनौती होगी। वे सम को दुनिया के नंबर 1 हत्यारे बीस्ट के बारे में भी बताते हैं, जो एक पागलखाने में बंद है। गांव छोड़ने से पहले तीनों स्वामी मिलते हैं और अलविदा कहते हैं। वे आखिरी बार एक साथ प्रशिक्षण लेने का निर्णय लेते हैं और उन्हें एहसास होता है कि दूसरा कितना शक्तिशाली है। रात में जब कुली गांव छोड़ रहा होता है तो वह हथियारों में से एक को वाद्य यंत्र बजाते हुए देखता है। जब भी वह संगीत बजाता है तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज नष्ट हो जाती है। हत्यारा इसका उपयोग कुली का सिर काटने और उसे मारने के लिए करता है। दूसरा हत्यारा दर्जी की दुकान पर जाता है और अपने नुकीले नाखूनों से मारने की कोशिश करता है। दर्जी अपनी लोहे की मुट्ठी का उपयोग करता है और उससे बचने में कामयाब होता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते वे दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां पहला हत्यारा अभी भी संगीत बजा रहा होता है। संगीतकार एक धुन बजाता है और वह तलवार की तरह पत्थरों को भी काटती हुई दर्जी की ओर बढ़ती है। दर्जी संगीतकारों पर एक पत्थर उठाता है और फेंकता है, लेकिन वह पत्थर को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली धुन बजाता है। यह धुन दर्जी को भी बहुत बुरी लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। संगीतकार दर्जी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोनट आकर उसे बचा लेता है। वह धुनों को रोकने के लिए अपने लाठी का उपयोग करता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। दोनों हत्यारे एक साथ प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और लाठियों को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली धुन जारी करते हैं। वे डोनट को मारने के लिए और अधिक शक्तिशाली हमले करते हैं, लेकिन दर्जी बीच में आता है और उसे बचाता है। दर्जी को काफी चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। संगीतकार डोनट को भी मारने के लिए धुन बजाते हैं, लेकिन मकान मालकिन ऊपर से चिल्लाकर उनका संगीत बंद कर देती है और उनके तार तोड़ देती है। दोनों संगीतकारों को मकान मालिक ने रोका, जो ड्रंकर मास्टर नामक तकनीक में भी माहिर है। उनकी हरकतें पंख की तरह हल्की हैं और संगीतकारों के सभी हमलों को एक दूसरे पर मोड़कर उन्हें घायल कर देती हैं। संगीतकार अपने वाद्ययंत्र पर नए तार लगाते हैं और एक शक्तिशाली धुन बजाते हैं, जिससे जमींदार को मारने के लिए सैनिक तैयार हो जाते हैं। मकान मालकिन समय पर आती है और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाती है, जिससे सैनिकों और संगीतकारों के वाद्ययंत्र नष्ट हो जाते हैं। संगीतकारों को एहसास होता है कि मकान मालकिन भी एक मास्टर है, जिसे रोअरिंग लायन के नाम से जाना जाता है, और वे अपनी हार स्वीकार करते हैं। मकान मालकिन ने सुम और उसके आदमियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी। बाद में हम देखते हैं कि निवासी मकान मालिक और मकान मालकिन से पूछते हैं कि उन्होंने एक गिरोह को रोकने के लिए पहले अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया। वे कहते हैं कि उन्होंने एक लड़ाई में अपने बेटे को खो दिया है और बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करने की कसम खाई है। वे निवासी उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि 10 लाख में से केवल एक ही उस्ताद बन पाता है। डोनट की चोटों के कारण मृत्यु हो जाती है और वे सभी को अपनी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने और चले जाने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिंह आइसक्रीम विक्रेता के पास जाता है और उससे अपने सारे पैसे देने के लिए कहता है। वह उसके सारे पैसे चुरा लेता है और पता चलता है कि वह लड़की उसके बचपन की गूंगी लड़की थी, जिसका उसने बचाव करने की कोशिश की थी। वह उस पुराने लॉलीपॉप को पहचानता है जो वह उसे अपनी थैंक्स के प्रतीक के रूप में देती है, लेकिन सिंह परेशान हो जाता है और लॉलीपॉप को फेंक देता है। वह इस तरह के व्यवहार और उसे चोट पहुंचाने के लिए खुद पर गुस्सा है। सिंह बोन से यह भी कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे और खेती में वापस चला जाए। अचानक एक गिरोह के सदस्य आते हैं और उसे उठा लेते हैं। सुम कहता है कि उसके पास सिंह के लिए एक असाइनमेंट है और वह उसे एक गैंग का सदस्य बनाता है। सिंह को पागलखाने में ताला खोलने और जीवित सबसे खतरनाक व्यक्ति द बीस्ट को मुक्त कराने का काम है। सिंह शरण में जाता है और बीस्ट को भारी सुरक्षा में बंद पाता है। बीस्ट को मुक्त कर दिया गया और एक कैसीनो के पीछे एक गैंग मुख्यालय में लाया गया। वह बीस्ट एक बूढ़ा आदमी है
जो बहुत साधारण दिखता है। उसके पास चश्मा है और वह ठीक से कपड़े भी नहीं पहनता है। बीस्ट का कहना है कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है और इसलिए उसने गिरफ्तार रहने का फैसला किया। उनका कहना है कि कुंग फू की दुनिया में स्पीड ही विजेता का फैसला करती है और गोली को हाथ से रोककर अपनी ताकत दिखाती है। फिर वह अपने पैर का उपयोग करके अपने सामने की दीवार को नष्ट कर देता है। उसे कसिनो में मकान मालिक और मकान मालकिन का आभास होता है और वह उनसे मिलने जाता है। वे उसके गिरोह से निपटने के लिए सम के कैसीनो में आए हैं और एक अंतिम संस्कार की घंटी खरीदी है। वे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मकान मालकिन और मकान मालिक बीस्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीस्ट उनके लिए बहुत ताकतवर और तेज है। वह उनके सभी प्रहारों का प्रतिकार करता है और यहाँ तक कि उन्हें मारता भी रहता है। मकान मालकिन अपनी शक्तिशाली चीख की कोशिश करती है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। फिर मकान मालकिन विशाल घंटी के शीर्ष को तोड़ देती है और अपनी ध्वनि तकनीक शेर की दहाड़ को बढ़ाने के लिए इसे एक मेगाफोन के रूप में उपयोग करती है। इससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज उड़ जाती है और वह बीस्ट को अपने वश में कर लेती है। घायल बीस्ट आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है, लेकिन फिर अपने विरोधियों पर जहरीली सुइयों से वार करने का प्रयास करता है। मकान मालिक और मकान मालकिन सुइयों को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को बीस्ट के साथ बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीनों हिलने में असमर्थ हो जाते हैं और सुम सिंह को मकान मालकिन और मकान मालिक को मारने के लिए कहता है। सिंह को बुरा लगता है और वह सुम को पीटता है और बीस्ट को हथियार से मारता है। क्रोधित होकर बीस्ट जोड़ का ताला तोड़ देता है और सिंह पर जोरदार प्रहार करता है और उसका चेहरा तोड़ देता है। मकान मालकिन और मकान मालिक इस अवसर का फायदा उठाते हैं और बीस्ट का ध्यान भटकने पर सिंह के साथ भाग जाते हैं। बीस्ट उनकी शिकायतों से नाराज होकर सुम को मार देता है और उनके पीछे जाने का फैसला करता है। बाद में गांव में मकान मालकिन और मकान मालिक सिंह के लिए दुखी महसूस करते हैं। सिंह बात करने में असमर्थ है और बहुत बुरी तरह से घायल होकर कैंडी का प्रतीक खींचता है। वे सिंह को चीनी जड़ी बूटियों और दवाओं में लपेटते हैं और उसे इतनी तेजी से ठीक होते देखकर आश्चर्यचकित हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वह लाखों में से एक चुने हुए मार्शल आर्ट मास्टर हैं। बीस्ट एक्स गिरोह के सभी सदस्यों के साथ गांव में आ गया है, लेकिन सिंह और अन्य लोगों को ढूंढने में असमर्थ है। सिंह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसने मकान मालकिन और मकान मालिक को आराम करने के लिए कहा है। वह कहता है कि वह बीस्ट की देखभाल करेगा और उन्हें एहसास होता है कि वह जन्मजात कुंग फू जीनियस है। सिंह गिरोह के सदस्यों को ढूंढता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वह उनके लिए बहुत शक्तिशाली और तेज है और वे सिंह को छूने में भी असमर्थ हैं। सभी सदस्यों को हराने के बाद सिंह बीस्ट के पास जाता है और उसे बालकनी से बाहर निकाल देता है। बीस्ट उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिंह उससे तेज है और हर चीज का मुकाबला करता है। अंतिम उपाय के रूप में बीस्ट अपनी टॉर तकनीक का उपयोग करता है और सिंह को आकाश में रॉकेट की तरह भेजता है। जैसे ही वह पृथ्वी पर वापस गिरता है, सिंह को बौद्ध ताड़ की याद आती है और वह लड़ाई को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह एक हमला करता है जिससे बीस्ट जमीन पर गिर जाता है और एक विशाल हाथ के आकार का गड्ढा बन जाता है। बीस्ट आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है और अपनी जहरीली सुई से उस पर वार करने की कोशिश करता है। सिंह एक और बौद्ध पाम तकनीक का प्रदर्शन करता है, जिससे दीवार में 3 मंजिला छेद हो जाता है और वह उससे टकराने से बच जाता है। बीस्ट स्थिर रहता है और सिंह उसे अपने हथियार से मुक्त कर देता है। बीस्ट दंग रह जाता है और सिंह से पूछता है कि उसने अभी किस तरह की तकनीक का प्रदर्शन किया है। सिंह उसे सिखाने की पेशकश करता है और बीस्ट रोने लगता है और उसके पैरों पर घुटने टेक देता है। वह अपनी हार स्वीकार करता है और सिंह को अपना गुरु कहता है। कुछ समय बाद सिंह और बोन ने एक कैंडी स्टोर खोला और म्यूट आइसक्रीम विक्रेता उनके पास आया। सिंह उससे मिलने के लिए बाहर जाता है और वे एक दूसरे को अपने बचपन के रूप में देखते हैं और खुशी से दुकान में भाग जाते हैं। बाहर वही भिखारी जिसने सिंह द बुद्धिस्ट पाम मैनुअल बेचा था, लॉलीपॉप खा रहे एक लड़के को मार्शल आर्ट मैनुअल का चयन प्रदान करता है। फिल्म में फंग, जिसे गोल्डन लेग भी कहा जाता है, अपने साथी हंग को पीट रहा है और डांट रहा है। हंग ने बिचौलिया होने का दावा करते हुए उसे गेम हारने के लिए एक चेक की पेशकश की है। फंग उस पर क्रोधित है, लेकिन गेम हारने के लिए चेक स्वीकार कर लेता है। खेल में फंग जानबूझकर गोल नहीं कर पाता, इसलिए गुस्साए दर्शकों ने उसे पीट कर उसका पैर तोड़ दिया। 20 साल बाद हंग अब एक सफल व्यवसायी है और टीम ईविल का मालिक है, जिसने लगातार 5 वर्षों तक लीग जीती है। फंग आता है और हंग को बताता है
कि वह तैयार है और हंग की फुटबॉल टीम को कोच करने के लिए कहता है। हंग का कहना है कि वह एक लूजर है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। हंग ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और खुलासा किया कि उसने उसे खराब चेक देकर धोखा दिया और उन लोगों को काम पर रखा जिन्होंने उसका पैर तोड़ दिया। फंग को गुस्सा आता है और वह अब लंगड़ाकर चलता है और वहां से चला जाता है। सड़क पर फंग की मुलाकात शाओलिन कुंग फू मास्टर सिंह से होती है, जो दुनिया में मार्शल आर्ट के व्यावहारिक लाभों को बढ़ावा देना चाहता है। सिंह का कहना है कि उन्हें माइटी स्टील लेग के रूप में जाना जाता है और कुंग फू की मदद से कोई भी व्यक्ति दैनिक कार्य आसानी से और जल्दी से कर लेता है। वह उसे केले के छिलके पर फिसलन से उबरने और पेड़ों की छंटाई के कुछ उदाहरण दिखाता है। सिंह का कहना है कि कुंग फू फंग जैसे अपंग को भी उसके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। फंग उस पर क्रोधित हो जाता है और अपना सोडा कैन उस पर फेंक देता है। सिंह कैन को इतनी ऊंचाई से लात मारता है कि कैन आसमान में ऊपर चला जाता है। सिंह से कोई भी कुंग फू की कक्षाएं नहीं लेता क्योंकि वह गंदा और गरीब है और वह वहां से चला जाता है। रास्ते में सिंह को मुई नाम की एक युवा लड़की दिखाई देती है जो गंभीर मुहासे वाली महिला है और खाना बनाने के लिए ताई ची का उपयोग करती है। वह उसके कौशल से प्रभावित होता है और उसे धोखा देकर उसके बंस चुरा लेता है और उन्हें खा लेता है। जब मुई भुगतान मांगती है तो वह उसे अपने फटे जूते देता है और वहां से भाग जाता है। सिंह अपने पहले भाई से मिलने जाता है जो एक रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करता है। उनके भाई का नाम आयरन हेड है, जो भी सिंह की तरह शाओलिन मास्टर है और उनका सिर सख्त है। मैनेजर आता है और उसके सिर पर कुछ बोतल फोड़ देता है और उसे काम करने के लिए कहता है। सिंह अपने भाई आयरन हेड से कहता है कि उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और उसके साथ कुंग फू शुरू करना चाहिए। उसके भाई ने उसे मना कर दिया और कहा कि उसे परिवार की देखभाल करनी है और उसे रात में क्लब में गाने की नौकरी देने की पेशकश करता है। जब वे क्लब में गा रहे होते हैं तो सभी मेहमान उनके खराब गाने के लिए उन पर गुस्सा हो जाते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। फंग दीवार में सोडा कैन देखता है और उसे पता चलता है कि यह वही है जिसे सिंह ने पहले लात मारी थी। वह देखता है कि सिंह बदमाशों के एक गिरोह से लड़ रहा है और उन्हें अपने लात मारने के कौशल से हरा रहा है। सिंह अपने ट्रेनिंग का उपयोग करता है और गिरोह को आसानी से हरा देता है और फंग उसकी शक्ति देखकर हैरान हो जाता है। फंग बहुत प्रभावित होता है और सिंह से मिलने जाता है और उससे उसका पैर देखने के लिए कहता है। उनका कहना है कि सिंह अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं और फुटबॉल खेल सकते हैं और वह उनके कोच होंगे और उन्हें ट्रेनिंग देगा। सिंह को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वह मुई के पास अपने जूते मांगने जाता है जो उसने उसे दिए थे। मुई का कहना है कि उसने जूते फेंक दिए क्योंकि वे फट गए थे, इसलिए सिंह ने वहां से जाने का फैसला किया। अचानक मुई सिंह को जूते देती है और उसे बताती है कि उसने इसकी मरम्मत की है। सिंह उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सिंह अपने भाई आयरन हेड से दोबारा मिलने जाता है और उसे इस टीम में शामिल होने के लिए कहता है। उसका भाई रोता है और उसे मना करता है और उससे वहां से चले जाने को कहता है, इससे पहले कि वह और परेशानी खड़ी करे। सिंह अपने चौथे भाई से मिलने जाता है जो बेरोजगार है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। फंग का कहना है कि नेशनल सुपर कप टूर्नामेंट में जीतने वाला पुरस्कार $1 मिलियन है। उसका भाई कहता है कि पहले जाकर दूसरे भाइयों को मनाओ, फिर वह शामिल होगा। इसके बाद सिंह अपने तीसरे भाई आयरन शर्ट से मिलता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। उनके भाई का कहना है कि वह एक व्यस्त व्यवसायी हैं और उनके पास फुटबॉल के लिए समय नहीं है और उन्हें जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सिंह अपने छोटे भाई वेट वेस्ट से मिलता है जो एक रिटेल स्टोर में स्टोर अटेंडेंट के रूप में कार्यरत है। उनके भाई का कहना है कि उनका वजन बढ़ गया है और हर कोई उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें अब सिर्फ खाना पसंद है। इसके बाद सिंह अपने आखिरी भाई हुकिंग लेग से मिलने जाता है जो डिशवॉशर का काम करता है और उसे टीम में शामिल होने के लिए कहता है। उसका भाई उस पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि फुटबॉल के लिए शाओलिन का उपयोग करने के कारण उनके मास्टर उनसे निराश होंगे और उसे चले जाने के लिए कहते हैं। बाद में सभी भाई एक साथ ट्रेनिंग की अपनी पुरानी तस्वीर देखते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। सिंह अपने घर पर है और उसे दुख है कि वह अपने भाइयों को मनाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरक नहीं था। अचानक उसने देखा कि उसके सभी भाई वहां आ गए हैं और उन्होंने एक टीम के रूप में फुटबॉल खेलने का फैसला किया। फंग ने उन्हें फुटबॉल की कुछ बुनियादी बातें सिखाने और एक टीम के रूप में खेलने का फैसला किया। वह सिंह को अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किक मारने के अभ्यास के रूप में अंडे का उपयोग करने के लिए कहता है। बाद में हम देखते हैं
कि सिंह ने इसमें आसानी से महारत हासिल कर ली है। बाकी सभी भाई अपने कौशल का अभ्यास कर रहे हैं और सिंह अपने एक्यूरेसी कौशल का अभ्यास कर रहा है। उसने दीवार पर एक बड़ा सा लाल घेरा बना दिया है और दूर से गेंद को बीच में किक कर रहा है। एक परीक्षण के रूप में फंग टीम रिबेलियन के साथ एक खेल की व्यवस्था करता है जो शातिर धोखाधड़ी और मैच में हथियारों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। जब मैच शुरू होता है तो टीम रिबेलियन सिंह की टीम पर शारीरिक हमला करना और उन्हें पीटना शुरू कर देती है। वे हथियारों का उपयोग करते हैं और पूरी टीम को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं। सिंह का कहना है कि वे इस तरह से नहीं जीत सकते, लेकिन फंग ने सिंह को समझाया कि फुटबॉल एक युद्ध है और सिंह को जीतने का तरीका खोजना होगा। जब सब कुछ खो गया लगता है, अचानक शाओलिन टीम के सदस्यों ने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत किया और सिंह को लगता है कि उनका समय आ गया है। सभी भाई तैयार हो जाते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। भाई अब गेंद को बहुत तेजी से और आसानी से घुमा और पास कर सकते हैं। जब दूसरी टीमें उन्हें मारने की कोशिश करती हैं तो वे प्रभावित नहीं होते हैं और सिंह गेंद को किक करने के लिए अपने शक्तिशाली पैर का उपयोग करते हैं। गेंद गोल से चूक जाती है। ठगों को एहसास होता है कि वे कितने मजबूत हैं और सिंह की टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सिंह सहमत हो जाते हैं। हंग अपनी टीम एविल को ट्रेनिंग कर रहा है और उनकी शक्ति और कौशल को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों का उपयोग कर रहा है। फंग टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए साइन अप करने जाता है। हंग उससे मिलता है और उसकी टीम देखता है। हंग फंग की टीम का मजाक उड़ाता है और उन्हें टूर्नामेंट में भाग लेने देता है क्योंकि वह उनका प्रदर्शन देखना चाहता है। बाद में सिंह मुई से मिलने आता है और उसे एक मॉल में ले जाता है। वह उससे एक महंगी पोशाक खरीदने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसके जूते ठीक करने में उसकी मदद की थी। सिंह मुई से कहता है कि वह खूबसूरत है और उसे खुद पर विश्वास करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। टूर्नामेंट शुरू हो गया है और टीम शाओलिन का पहला मैच है। अन्य टीमें सिंह की सदस्यों को देखकर सिंह की टीम का मजाक उड़ाती हैं। मैच शुरू होता है और सिंह आधी लाइन से गोल करता है और दूसरी टीम सदमे में आ जाती है। शाओलिन टीम बहुत सारे गोल करती रहती है और दूसरी टीम को आसानी से 40-0 से हरा देती है। हंग को भी इस बारे में पता चलता है और वह सदमे में है। टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है और टीम शाओलिन दूसरी टीमों को बहुत आसानी से हरा रही है। वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और अपने सभी विरोधियों के खिलाफ कई गोल करते हैं। वे सबके चहेते बनने लगते हैं और मशहूर भी होने लगते हैं और इंटरव्यू भी देने लगते हैं। टीम शाओलिन को प्रायोजक के रूप में एक स्पोर्ट्स शू कंपनी भी मिली है जो उन्हें मुफ्त जूते देती है। मुई सिंह को प्रभावित करने के लिए मेकओवर कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। जब सिंह रात में उससे मिलता है तो वह उसके नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे अपनी टीम से मिलवाता है। सिंह सभी को बताता है कि मुई एक ताई ची मास्टर भी है और उसके भाई मुई के साथ मजाक करते हैं। मुई का बॉस आती है और काम न करने और अच्छे कपड़े पहनने के लिए उसका अपमान करती है। मुई क्रोधित हो जाती है और अपने बॉस को पीटने और उसे सबक सिखाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करती है। बाद में मुई ने सिंह को बताया कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं और वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन सिंह का कहना है कि वह उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखता है। सिंह का कहना है कि उसे अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और वह अभी प्यार के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए मुई इस पर परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। सेमीफाइनल आता है और शाओलिन टीम का सामना एक प्रतिद्वंद्वी से होता है जो शक्तिशाली भी है। जब वे गोल करने की कोशिश करते हैं तो शाओलिन टीमों के गोलकीपर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और सभी प्रयासों को रोक देते हैं। वह अपनी स्थिति से गेंद को दूसरी टीम के नेट में फेंकता है और गोल करके मैच जीत जाता है। हंग ने फंग से मिलता है और उन्हें अपना अंतिम गेम छोड़ने और अपनी टीम में शामिल होने के लिए एक चेक की पेशकश की। फंग ने उसे मना कर दिया और कहा कि अब वह केवल जीत का लालची है, पैसे का नहीं। सिंह अंतिम मैच के लिए आमंत्रित करने के लिए मुई के कार्यालय में जाता है। बॉस ने उसे बताया कि मुई अब यहाँ काम करती है क्योंकि उसके बन अब मीठे नहीं बल्कि नमकीन हो गए हैं। सिंह को एहसास हुआ कि मुई का दिल टूट गया है और उसके आंसुओं से निकले नमक के आटे में गिरने के कारण बंस नमकीन हो गए थे। फाइनल मैच का दिन आ गया है और टीम शाओलिन बनाम टीम इविल है। स्टेडियम भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और भीड़ को उनका उत्साहवर्धन करते देख हर कोई खुश है। मैच शुरू होता है और सिंह गेंद लेकर गोल करने जाता है और जोरदार किक मारता है। टीम एविल का गोलकीपर एक हाथ अपनी जेब के अंदर डालकर अपने गोल पर शॉट रोकता है। सिंह अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली शॉट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलकीपर को थोड़ा सा भी हिलाने में असमर्थ होता है।
हमें पता चला है कि हंग ने अमेरिकी दवाओं का इस्तेमाल किया है और अपनी टीम को महाशक्तियां दी हैं। उसने सभी मैच रेफरी और फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्यों को रिश्वत दी है। टीम एविल गेंद को किक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है और जब गोलकीपर गेंद को रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वे जानबूझकर गेंद को गोलकीपर के साथ गोल पोस्ट में मारकर गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, टीम इविल बहुत उग्र खेल खेलती है और अन्य खिलाड़ियों को भी चोट पहुंचाती है। हाफ टाइम के दौरान शाओलिन टीम के कुछ खिलाड़ी डरे हुए महसूस करते हैं और टीम छोड़कर घर चले जाते हैं। जब खेल दोबारा शुरू होता है तो तीसरा भाई गोलकीपर बन जाता है। वह आग के गोले जैसी महसूस होने वाली गेंद को रोकने के लिए अपनी शक्ति और शरीर का उपयोग करता है। सिंह को गोल करने का मौका मिलता है, लेकिन गोलकीपर ने उसका शॉट रोक दिया। टीम इविल के सदस्यों ने सिंह को घायल कर दिया और उसका पैर तोड़ दिया। वे गोलकीपर को बुरी तरह घायल करने के लिए विशेष हमले का इस्तेमाल करते हैं। टीम शाओलिन में केवल 7 सदस्य बचे हैं और रेफरी उन्हें सदस्यों को बदलने या मैच छोड़ने के लिए कहता है। अचानक मुई वहां आती है, जिसने अपना सिर मुंडवा लिया है और कहती है कि वह सब्स्टिट्यूट गोलकीपर है। जब टीम इविल का स्ट्राइकर गेंद को तेज गति से मुई की ओर मारता है तो वह उसे ताइची के साथ रोक देती है। वह और सिंह अपने कौशल को जोड़ते हैं और सिंह शक्तिशाली रूप से गेंद को गोलकीपर की ओर मारते हैं। गेंद सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर टीम एविल के गोल को भेदकर एकमात्र और विजयी गोल दागती है। टीम शाओलिन ने मैच जीत लिया और हंग को डोपिंग के लिए जेल में डाल दिया गया। टीम एविल के खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। जब सिंह जॉगिंग के लिए बाहर जाता है और वह अपने आसपास के लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कुंग फू का उपयोग करते हुए देखकर प्रसन्न होता है। उसका आजीवन सपना सच हो गया है। एक इमारत के किनारे लगे एक बड़े विज्ञापन से पता चलता है कि सिंह और मुई एक प्रसिद्ध जोड़ी हैं और उन्होंने बॉलिंग में विश्व चैंपियनशिप भी जीती है।